शुरू करो। आज बात तो कल कही थी मैंने, आप मिलने, आज बुलाने का तो आप लोगों से मिलने का बहाना था। कोई भी हो, बात तो जो इशू है वो कल कुछ तो कह दिए थे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो कल कह ही दिए थे, प्रिंट वाले थे ही दिए, आज भी दिए हैं। नहीं नहीं, फॉर्म कोई नहीं। अच्छा, हमारी सीएलपी की मीटिंग थी और उसमें ये फैसला लिया गया कि बड़ौदा जो है चुनाव में पार्टी संगठित होकर लड़ेगी, सब एक होकर, और वो चुनाव हम जीतेंगे। और सब एमएलओ से हमने पूछा था भाई अपने अपने ऑप्शन बता दो, क्यों, ताकि वहाँ ड्यूटियाँ लगेगी, जो जिसके जहाँ पे संपर्क हैं अपने वर्करों की लिस्ट बनाएं जो वहाँ रहें, और इस प्रकार से वहाँ पर जो मैं गया था गोहाना और सोनीपत, जो वहाँ से फीडबैक है, लोग मन बना चुके हैं, भारी बहुमत से हमारा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार विजयी होगा वहाँ पे। और क्यों ये, क्योंकि मुख्यमंत्री जी भी गए थे वहाँ 2 दिन पहले गांव में, और उन्होंने कहा कि भाई अगर साझेदारी में शामिल होना है तो हमारे गठबंधन को वोट दो, नहीं तो दूर रहो। ये आपके अखबारों में मैंने पढ़ा। क्या संवैधानिक पद पर हैं वो, ये उनकी प्रतिष्ठा की में नहीं है कि वे ऐसी बात कहें। कोई भी मुख्यमंत्री हो वो पूरे प्रदेश का होता है, ये नहीं है भाई तुम वोट दोगे तो मैं तुम्हारा मुख्यमंत्री, नहीं दोगे तो तुम्हारा नहीं। हमारी कोई साझेदारी नहीं, ये ठीक नहीं थी। उस बात पर मैंने कहा था कि वहाँ के लोग जो हैं स्वाभिमानी हैं, हरियाणा के सारे, और खासतौर पर वहाँ के, वो इस सरकार की जो है भ्रष्टाचार में साझेदारी नहीं होने चाहते, अपराध जो बड़ा हुआ है उसमें साझेदारी नहीं करना चाहते। जिस प्रकार से करप्शन है यहाँ, भ्रष्ट कानून व्यवस्था की धज्जियां उठी है, और बेरोजगारी, जितनी बेरोजगारी इनके समय में आई है, ऐसी में साझेदारी चाहते ही नहीं है वो। उन्होंने तो फैसला कर रखा है, तो इसमें कौन साझेदारी चाहेगा? क्योंकि अब तक की इनकी परफॉर्मेंस, 6 साल की जो परफॉर्मेंस रही है, कोई भी ऐसा फैसला नहीं किसी वर्ग के हित में लिया गया जो हम कह सके, जिसकी प्रशंसा कर सके, जिसको हम आगे बढ़ा सके। आप देख लें, आज भी आया अखबार में, एक नया ही घोटाला आ गया चावल का। घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, माइनिंग घोटाले शुरू हुए, माइनिंग घोटाले के बाद मीटर का घोटाला, मीटर घोटाले के बाद धान का घोटाला, धान के घोटाले के बाद शराब का घोटाला, शराब के घोटाले के बाद आपका उससे पहले दवाई का घोटाला, और उसके बाद शराब घोटाले के बाद धान का घोटाला आ गया। मेरा सिर्फ कहने का ये था कि आज पूरा देश और हमारा प्रदेश तो बहुत ही ज़्यादा संकट से गुजर रहा है। 5 सीज का मैंने जिक्र किया था जो हमारे को आज जिनका मुकाबला करना है। एक तो चाइना, कोरोना, और हरियाणा में करप्शन, क्राइम और कास्टिज्म, ये बड़ी तेजी से फैली हुई हैं। अगर कोरोना से मुकाबला करना है तो सबको संगठित होना पड़ेगा, हम सबको, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, और आम आदमी को भी, तो मुकाबला कर पाओगे आप। इसी वास्ते मैंने सबसे पहले कह दिया था, जब पहली मीटिंग बुलाई थी, सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई थी, वहाँ मैंने कहा था कि भाई इस लड़ाई में, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारा पूरा सहयोग है सरकार से, और सहयोग रहा भी, किया भी। लेकिन इसका मतलब नहीं है कोरोना की आड़ में आप डीजल का भाव बढ़ा दो,
जो इकोनॉमी फासिज्म की तरह टैक्स पे टैक्स लगा दो। आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल का भाव सस्ता हो रहा है और यहाँ डीजल का भाव बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार को मैंने कहा भी केंद्र सरकार ने बढ़ाया है इतने 200-250% टैक्स उस पर लगाया, 260% डीजल पे। मैं ये बढ़ाया है तो कम से कम तुम तो अपना वैट कम कर दो, उतना कर दो जितना हमारे समय में था। कुछ तो राहत दो किसानों को। लेकिन इनके राहत देने की बजाय इन्होंने 1 रुपया और कोरोना टैक्स लगा दिया उसके ऊपर। बस के किराए पर बढ़ा दी। सब्जी मंडी जो सब्जी वैसे ही पिट रही है, टमाटर 1 रुपया किलो बिक गया, वहां पर सब्जी मंडी में टैक्स लगा दिया। तो ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। और कर्जा लिया जा रहा है। कर्जा अप्रैल से बजट लागू होना था, 1,40,000 करोड़ का इन्होंने बजट दिया और वो अप्रैल से शुरू होना था, लेकिन कर्जा जो है मार्च में ही मांगने लग गए। तो कैसे कैसे काम चलेगा। सवाल आया भाई कर्जे का। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कर्जा यही क्योंकि जीएसटी नहीं आ रही, आर्थिक स्थिति प्रदेश की इतनी मजबूत नहीं हो रही। तो मैंने उस समय कहा था कि भाई जहां तक कोरोना की लड़ाई का सवाल है, आप उसके लिए कर्जा लो, मैं कभी उसके ऊपर सवाल ये नहीं करूंगा। लेकिन पहले जो कर्जा ले रखा है, जो बाद में लोग उस पर करेंगे। अब पहले जब मैंने हमारी सरकार छोड़ी उस समय कर्जा प्रदेश पर 14 में 60,000 करोड़ था और आज कोरोना से पहले 1,90,000 को कर्जा क्रॉस कर गया था और अब तो 2 लाख से भी बहुत ज्यादा हो गया कर्जा लेने। तो पैसा गया कहाँ किसी का। हमने कहा कर्जा ले लो। अगर कर्जा लेकर किसान की मदद करते हो, कोई उनको पैकेज देते हो, गरीब आदमी की करते हो, छोटे दुकानदार की करते हो, जो कारीगर है उनकी करते हो, जो दिहाड़ीदार की करते हो, जिन्हें रोज कमाना खाना, ऐसे लोगों को पैकेज दें तो कर्जा लेके दें क्योंकि उनका गुजारा करना है। अब कोई बार्बर की दुकान खोले बैठा है, कोई जूता का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई 3 व्हीलर चलाता है, उनके सारे काम धंधे बंद हो गए, आमदनी बंद होगी। उनको पैकेज दो, चाहे वो टैक्सी चलाता था उसको भी। और किसान का जो है आपने देखा गेहूं खरीद में किस प्रकार से उनका वो हुआ बदसलूकी उनके साथ। 1.5 2 महीने तक किसान की पेमेंट नहीं हुई। अब उसका ब्याज कौन देगा किसान को। और अब उसके बाद जो है नए तजर्बे और शुरू कर दिए। ये कह दिया कि धान मत बो। खैर इस बात की बहुत लंबी कहानी है, क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि कह रहे डार्क जोन है, डार्क जोन को खत्म करने के लिए दादूपुर नलवी नहर जो खुद ही खुदाई सैकड़ों करोड़ रुपया जिसके ऊपर लग रखा है वो तो उल्टवा दी। वो अगर वो नहर बन जाती तो जो ये ब्लॉक जिनमें कह रहे हैं डार्क जोन, उनमें डार्क जोन खत्म हो जाता, जोड़ भरवा देते। अब बारिश आएगी, लंबी समय तक बारिश चलेगी, इसका पानी जो है ड्रेनों में भर देते और जोड़ों में भर देते तो डार्क जोन खत्म हो जाता। तो बोले अच्छा भाई धान नहीं बोते तो क्या बोले मक्का का भाव एमएसपी 1750 और किसान ने आज भी आप जाओ मंडी में 800-900 रुपये बिक रही है। धान के इजाफे की बात हुई एमएसपी की तो 53 पैसे प्रति किलो, जबकि 1 ड्रम डीजल का जो है वो 4,000 रुपये ज्यादा महंगा हो गया। 1 ड्रम पर 4,000 रुपये इजाफा हो गया। तो लागत कितनी बढ़ेगी किसान की। खाद पर टैक्स, उस आपका पेस्टिसाइड्स पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, हर चीज पर। मजदूरी देखिए, प्रवासी मजदूर चले गए तो मजदूरी जितनी बिजाई के लिए 1,500 रुपया प्रति एकड़ खर्च होना था किसान का, आज 2,500 से 3,000 रुपये एकड़ होने लग गया। तो हर हिसाब से उसकी तो लागत बढ़ रही है।
लेकिन एमएसपी मिल नहीं रहा, तो किसान तो बर्बादी की कगार पे लगा दिया। और फिर घोटाले देख रहे हैं आप, घोटाले में भी किसानों के साथ वो हो रहा है। टमाटर जैसे मैं बता रहा था 1 रुपया किलो बिका, अब क्या भाव है टमाटर का? अब 50 रुपए किलो है। तो ऐसे कहाँ? तो ये जितने भी फैसले लिए इन्होंने वो गरीब आदमी पर और मध्य वर्ग लोगों पर वो कहा। मैंने बहुत कहा, कहता रहा मैं आपके माध्यम से भी वैसे भी, कि भाई कम से कम जो छोटे दुकानदार हैं, ऐसे जो छोटे छोटे काम करते हैं, कम से कम 3 महीने का बिजली का बिल ही माफ कर दो उनका, कहीं तो रह दो। अब उनकी दुकान बंद है, बिजली का बिल आ रहा है, एवरेज बिल आ रहा है जो पहले बिल चल रहा था। तो उसका होटल है या 5 स्टार होटल है, वहाँ कोई जाता नहीं, लेकिन फिक्स्ड चार्जेस वो दे रहे, उतना लो जितनी बिजली दे। तो मेरा कहने का मतलब भी किसी भी वर्ग को राहत पहुंचाने का काम नहीं किया। केयर फंड भी हो गया, कोरोना फंड भी इकट्ठा कर लिया मुख्यमंत्री में, लेकिन कहीं किसी वर्ग को नहीं किया। आज तो सारा वर्ग इनसे रुष्ट है, और यही कारण है जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं बड़ौदा का चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे। अब कोरोना काल है भाई, सरकार का काम होता है रोजगार दें। अब पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, वो हटा दिए, लेकिन हमने बार बार कहा उनके लिए कोई रास्ता निकालो, उनको कम से कम नौकरी से निकालो, मत निकालो। ये पहले हमारे साथ भी हुआ था एक बार, पुलिस के 1800 कर्मचारी निकाल दिए थे सुप्रीम कोर्ट से, हमारे से पहले वाली सरकार की भर्ती की हुई है तो ओम प्रकाश चौटाला ने। तो 1800 के 1800 हमने क्या लगाए, जेल वार्डन लगाए। तो रोजगार देने का काम है सरकार का। जेबीटी केस में सजा हुई, साबित हो गया, लेकिन जो टीचर लगे तो आज भी लग रहे हैं, कोई नहीं हटा उनमें से, हैं? हाँ 3200 थे। तो सरकार का काम भाई रोजगार देने का है। अब 1 लाख से ज्यादा नौकरियां आज भी खाली है, 31,000 तो नौकरियां जेबीटी टीचर की खाली है, आपके अखबार में है। अब कभी कहते हैं नॉर्म्स कम होंगे, सरप्लस हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन इतनी खाली है जगह। मेरे ख्याल में अब इन्होंने नॉर्म कितना कर दिया, 30 का कर दिया है? हाँ 30 होना चाहिए, 25 का होना चाहिए, 25 पे 1 टीचर होना चाहिए, 30 का कर दिया ताकि नौकरी ना लगे। अब अगली बार लगाने की दाए फिर 35 कर देंगे, 40 कर देंगे, फिर तो टीचर की जरूरत ही नहीं को। तो ये रवैया ठीक नहीं है। 1100 स्कूल बंद कर दिए। हाँ, और जिन बच्चों ने ये स्टेट टेस्ट होता है जो इसका जेबीटी का पास कौन से साल में किया था, 2013 में पास करे हुए हैं, अब तक उनको नहीं लगाया, वैकेंसी है, उनके इंटरव्यू पे भी नहीं बुला रहे। अब जुलाई में एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी उनकी। तो युवाओं के साथ जो है, जो उनका भविष्य जो अंधकार में डाल रहे हैं, उस बात के लिए ये आवाज जो है, सरकार पता नहीं, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में सरकार ही ना हो, कोई ये समझ ही नहीं रहा हो, समस्याओं का ना समझ रहा हो, हरियाणा को कैसे ले जाना आगे वो ना समझ रहा हो। हम कहाँ थे 2014 में, कहाँ से आज कहाँ पहुँच गए, और आगे जाना पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है तो मिल बैठ के सलाह करके आगे जाया जाए। हम बहुत पिछड़ गए। ये मुख्य मामले हैं। इन्हीं से कोई साथी कोई सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ऐसा है, उसके बाद असेंबली का इलेक्शन हुआ था। मैं यही सवाल पूछता हूँ, उस असेंबली के इलेक्शन में पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता था?
और सब किसके हल्के में सबसे ज़्यादा नोटो आया था और किसके हल्के में सबसे कम वोट पड़ी थी, उससे पता लग जाएगा। वो तो लोकसभा के बाद हुए हैं। जो लोकसभा में जो पार्टी 79 पर जो इसने पार्टी ने लीड ली हो, असेंबली में 40 पे पहुंच गई हो, वो क्या पूछ रहे हैं वैसे? कल के देखें ना, अतीत की बात करते हैं। अतीत की हर वो व्यक्ति बात करते हैं जिनका विश्वास जो है गड़बड़ा जाता है ना, प्रेजेंट में और फ्यूचर में विश्वास नजर नहीं आता, वो तो अतीत की बात करने लग जाते हैं। बात करो हाईएस्ट वोट से कौन जीता था, आपको पता है कौन जीता है इसमें? है? फिर आप लिखो इस बात को, तो पता है तो। कोई फैसला नहीं हुआ जी। उन्होंने क्या जो वायदे किए थे पूरे कर दिए। कह रहे 75% जो है प्राइवेट उसमें लगेंगे। वो तो पहले का फैसला है, दिखाना भाई मेरा, आज का है ये एमपी का था। ये ईएमपी 2011 की है। ईएमपी 2011 की इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं हुआ, इसके बाद हुआ ही है। कौन कह रहा है? अरे ये तो गुमराह करने वाली बातें हैं। जब ऑलरेडी है इसको इम्प्लीमेंट कर दें, अगर नहीं हुआ तो। और प्रोस्पेक्टिवली ला रहे हैं। क्या ये जितनी हाल में फैक्ट्रियां उनमें सब में लागू करेंगे? अरे यहाँ फैक्ट्रियां तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। ये ऐसी बात करें। अब ये ईएमपी मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। है जी, एक मिनट में ये है, देखो 2011 का है ये एन applicant shall, as far as possible, employ 75% of unskilled workforce, and for other categories give preference to candidates from among the Haryana domicile in the proposed unit. नहीं, और अब 6 साल तक फिर सो रहे थे भाई। अब लागू करे इनका वो दिखाई घोषणा पत्र। क्या हमने सारे घोषणा पत्र लागू कर दी, दिखाई जेजेपी का दिखाई घोषणा पत्र। हाँ जी परवाना जी, प्रायोरिटी इज योर्स। सबसे पहले आपका। कांग्रेस का कैंडिडेट कौन होगा? 1 नंबर 2, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्वयं कैंडिडेट बनना चाहेंगे कांग्रेस का? यहाँ जी हाँ ठीक। देखो जी, कांग्रेस का कैंडिडेट होगा जो कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी। और दूसरा जो मेरा कहा है वो तो मैंने कल भी कहा है, जो क्लेम है सरकार के कि हमने 6 साल में बहुत काम कर दिया,
हमने सारे वायदे पूरे कर दिए, हर वर्ग खुश है। अगर ऐसा है तो मुख्यमंत्री वहां से बड़ौदा से लड़ेंगे तो मैं लड़ने की तैयार, ताकि फैसला हो जाए, 2024 तक की इंतजार ना करना पड़े। अभी फैसला हो जाए, क्योंकि हमने भी विकास किया, इनकी सरकार रही, रोक तोड़ लेंगे, हमारे दूसरे खुश हो गए, हमारे को कर देंगे, इनसे संतुष्ट हो गए इनसे कर देंगे, फैसला हो जाए। नहीं, चीफ मिनिस्टर लड़ेंगे। श्री मनोहर लाल खट्टर जी आए तो मैं लड़ूंगा, क्यों, पता लग जाए कितने कौन पॉपुलरिटी किस सरकार की है। और ये इनका घोषणा पत्र है जो कहता पूरे 5100 रुपए पेंशन, न्यूनतम खरीद मूल्य पर फसल की खरीदने कानून बनाया जाएगा और फसलों की खरीद पर 10% या 100 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। हाँ भर के भी नहीं बोनस दिया आपने कहा, जबकि इतनी मार पिट रही है। किसानों एवं छोटे दुकानदारों का सहकारी बैंकों का कर्ज माफ किया जाएगा। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। गांव में शराब के ठेके बंद किए जाएंगे। शराब के ठेके तो जबरदस्ती खुलवा रहे हैं। तो ये आपके सामने है, ऐसे ऐसे सरपंच को मानदेय 8,000, पंच को 3,000, पंचायत समिति को 4,000, पार्षद को 10,000। तो ये एक भी वायदा बताएं ये पूरा इन्होंने कौन सा किया है? बेरोजगारी भत्ता देखो कितना करके। हेलो, नमस्ते, अभी करता हूँ मैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। हाँ, सरकार ने फैसला जारी किया है, महंगाई भत्ते की 3 जो किस्तें थी, ये कल ऑर्डर जारी किया है कि वो जो इस साल की किस्तें 2020 की जो जनवरी की 21 तक बंद कर दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? अभी तक 21 ही लिखा है, जब तक ये रहेंगे बंद ही रहेगी। 21 में फिर आ जाएगा बंद। भाई इनने तो जो पीटीआई जो मर चुके हैं अपनी सर्विस में, जो उनके विधवाओं को पेंशन मिलनी थी वो भी बंद कर दी। तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं इनके? सर आपने तो अभी पीटीआई वाला मुद्दा पर बात की, आगे जो एडजस्ट करना चाहिए, तो क्या विकल्प है सरकार के पास, क्या क्या होगा? विकल्प हमने कैसे ढूंढा था? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, कितने 1800 सिपाही थे भाई, सबको दिया। भाई अब तक तो जब तक तो इनकी सिलेक्शन नहीं होती, जो कोर्ट ने दिया था, तो इनको कंटिन्यू करना चाहिए था। एक दिन ऑर्डर में कहा इनको रिलीव करो, कभी कोर्ट ऑर्डर ना कर दे, इनको ये कर दे। ये ट्रिक ऑफ ट्रेड जो इन्होंने किया ना, मुकदमा दर्ज तो सिलेक्शन के लिए क्या होगा ना, कर दिया होगा, मुकदमा होता रहेगा, दर्ज किया है भाई। इन सवाल पीटीआई की नौकरियों का है, इनके भविष्य का है। वो पीटीआई को गुमराह करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया, और उसमें क्या लेना देना है? और क्या, जो उनको जान के मतलब अगर हाँ ठीक है, मैं आज भी कह रहा हूँ। अब सारा मैं लीगल आपको नहीं कह सकता, लेकिन मेरे को मालूम है अगर ठीक तरह से पैरवी करते तो बहुत फैसला इनके हक में ही होता। अब क्या दिया, हमने तो कैडर बदल दिया जी, हमारे तो जरूरत नहीं है इनकी, ऐसी बातें करके मतलब स्पष्ट स्थिति नहीं कहते हुए हम तैयार हैं।